हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चैप्टर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन लेक्चर नंबर 10 फॉर क्लास 11th में जो आपको असाइनमेंट में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दी गई थी उनको डिस्कस करते हैं। तो उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में जो शुरू की 3 प्रॉब्लम थी वो अप्रोक्सीमेटली सभी बच्चों की हो गई हैं। तो इसके अलावा जो आपकी बाकी की 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थी उनमें कुछ बच्चों की प्रॉब्लम्स आई है, क्योंकि वो आपके अभी मैंने उस टाइप का एक भी न्यूमेरिकल करवाया नहीं है, शायद इस वजह से कोई प्रॉब्लम आई होगी। बाकी हैं बहुत ईजी। जो हमने इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की हैं उन्हीं से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। तो उनमें से जो प्रॉब्लम नंबर 4 है वो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे नोट की है। A body starts from rest and acquires a velocity of 12 meter per second in 5 seconds. Calculate the acceleration and distance moved by the body. तो देखिए, इस तरह के जो न्यूमेरिकल होते हैं ये इजी बहुत होते हैं, लेकिन इनमें आपको शुरुआत में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, अदरवाइज आप चाहे कितनी भी देर तक सोल्व करते रहें रिजल्ट्स आपको नहीं मिल पाएंगे। इसीलिए देखिए सबसे पहले जो याद रखने की चीज़ है वो है इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो उनको नोट करके रखिए। सबसे पहली इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस 80। सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वेयर। और जो थर्ड इक्वेशन है वो है आपकी v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ये आपके पास 3 इक्वेशन होती है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की। अब देखिए यहाँ पे पढ़िए, इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ इसको। ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी इनिशियली वो बॉडी किस में थी, रेस्ट में थी। और जो इनिशियल वेलोसिटी होती है उसको किस से रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है u से, और फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है v से। तो इनिशियल वेलोसिटी है आपकी u विच इज इक्वल टू, है ना, इनिशियल वेलोसिटी। इसमें मैं सारी चीजें लिख देता हूं। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है इनिशियली, बॉडी स्टार्ट यानी शुरुआत में इनिशियल वेलोसिटी, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, u से, विच इज इक्वल टू स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट मीन्स v इज इक्वल टू 0। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 एंड एक्वायर्स ए वेलोसिटी, यानी आफ्टर सम टाइम उसकी वेलोसिटी यानी फाइनली कितनी बता रहा है, फाइनल वेलोसिटी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय v विच इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है आपका 12 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद कह रहा है दिस वेलोसिटी इज एक्वायर्स इन 5 सेकेंड। इट मीन्स 0 से लेके और 12 मीटर पर सेकेंड तक जो इंक्रीमेंट हुआ वेलोसिटी के अंदर, उसके लिए जो टाइम पीरियड रहा, इंटरवल ऑफ टाइम रहा, वो रहा 5 सेकेंड का। यानी यहाँ पे टाइम गिवन है t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, इनिशियल वेलोसिटी गिवन, फाइनल वेलोसिटी गिवन, टाइम गिवन। तो सबसे पहले तो इन तीनों में से इक्वेशन कोई ना कोई एक जरूर लग जाएगी। तो जो सेकंड यहाँ पे दिमाग लगाने वाली जो चीज है वो है ये कि इक्वेशन कौन सी यूज करें, कि इन 3 में से एक यूज होनी है। तो हो सकता है कोई दूसरी भी इन एक यूज हो जाए, उसके अलावा दूसरी भी हो जाए, लेकिन फिर हमें ये सिलेक्शन करना है कि सबसे इजी, सबसे कम कैलकुलेशन किस में करनी पड़ेगी। अब देखिए अपने पास v गिवन है, u गिवन है, तो ऐसी कोई इक्वेशन, सबसे पहला काम क्या करना, फाइंड द एक्सेलरेशन। क्या निकालनी है, एक्सेलरेशन। और क्या निकालनी है, डिस्टेंस मूव्ड,
यानी S ये भी आपका निकालना है। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया कि जो सबसे ज्यादा इक्वेशन यूज होती है वो होती है S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वेयर। सपोज मैंने इस इक्वेशन को सेलेक्ट कर लिया कि मैं इससे आंसर निकाल दूंगा, तो दिक्कत क्या आ सकती है वो देख लेते हैं। S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वेयर, ये मेरे पास एक इक्वेशन है और अपने पास जो रिजल्ट्स हैं इनकी हेल्प से अगर मैं या इनकी वैल्यूज इसमें पुट करूं तो मेरे पास दो वैल्यू अननोन रह जाती हैं। किस किस की? ना मेरे को A के बारे में पता और ना मेरे को S के बारे में पता, ना A पता ना S पता। तो आपने पढ़ा है मैथ्स में कि अगर किसी इक्वेशन की हेल्प से किसी वेरिएबल या कोई आपका अल्फाबेट यूज किया गया है उसके लिए सोल्व करना उस इक्वेशन को या उसकी वैल्यू निकालनी है, तो कम से कम अगर एक वेरिएबल है तो कम से कम एक इक्वेशन चाहिए, दो हैं तो कम से कम दो इक्वेशन चाहिए। तो यहाँ पे तो मैं एक इक्वेशन यूज कर सकता हूँ सॉल्यूशन के लिए, भाई जरूरत पड़े तो दूसरी कर लेंगे, लेकिन एक ही तो से तो एक ही तो वेरिएबल की वैल्यू आएगी, दो से दो की आ जाएगी, तो इससे दो वेरिएबल की वैल्यू तो आ नहीं सकती। तो इट मीन्स इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में वो इक्वेशन देखिए जिसमें या तो A हो या S हो, यानी S और A में से एक ही चीज हो, या तो S हो या फिर A हो, उससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसी केवल एक ही इक्वेशन है, देखिए इसमें S इसमें A, इसमें A और S दोनों, इट मीन्स ये दोनों तो यूज हो नहीं सकती। तो पहले यूज क्या कर देता हूं मैं, V इज इक्वल टू यू प्लस एटी। तो क्या लिखा जाएगा, V नो दैट V इज इक्वल टू यू प्लस एटी। इस इक्वेशन को मेरे को सोल्व करना है एक्सेलरेशन निकालने के लिए, तो मैं लिख देता हूं। देखिए पहले मैं क्या करूंगा, V माइनस यू इज इक्वल टू 80, मेरे को चाहिए A, इट मीन्स A इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन में T। बस आ गया, सब कुछ गिवन है हमारे पास। तो V की वैल्यू 12, U की वैल्यू 0 और T की वैल्यू 5 रख दीजिए। 12 माइनस 0 अपॉन 5, दैट इज द आंसर। ये मेरे पास आंसर आ गया है, इसको सोल्व करके लिख दीजिए। 12 अपॉन 5 को सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 5 2 जा 10, 2 5 4 जा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये अगर आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आंसर सारे बिल्कुल सही निकाल देते हो और उसमें ऐसा यूनिट नहीं लिखते हो उसके बाद, तो उसका हाफ मार्क्स काट लिया जाता है, हाफ मार्क काट लिया जाता है, आधा नंबर काट लिया जाता है। यानी ऐसा यूनिट लिखने के भी नंबर होते हैं, ऐसा नहीं है ऐसे ही छोड़ दोगे। तो एक्सेलरेशन आ गई। अब मर्जी आपकी, दो में से कोई भी इक्वेशन यूज कर लीजिए। क्यों? क्योंकि अब हमें जो सेकंड काम करना है, इसका जो सेकंड पार्ट है वो डिस्टेंस, यानी S की वैल्यू निकालनी है, तो आप निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि अब तो कोई भी इक्वेशन यूज कर लो। तो देखिए अब कोई भी का मतलब ये नहीं है कि हम पहली इक्वेशन यूज कर लेंगे, इसमें तो ऐसा है ही नहीं, तो निकालेंगे कैसे? तो कोई भी यूज करने का मतलब इन दो में से कोई एक यूज कर ले तो ये इजी रहेगी। S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, मर्जी आपकी कोई भी कर लो, दोनों से रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, चलिए ये कर देता हूँ वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। फिर सेकंड केस के लिए यहाँ पे क्या लिखोगे, इसका फर्स्ट पार्ट और ये है इसका सेकंड पार्ट। वी स्क्वेयर माइनस, वी नो दैट वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ये इक्वेशन लिखी। v की वैल्यू पता है क्या? आपको पता है 12 है। 12 का स्क्वेयर माइनस 0 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2.4, s निकालना है। तो सोल्व करोगे तो 12 का स्क्वेयर होता है 144। ये आपका इधर दोनों मल्टीप्लाई में है तो नीचे आ जाएंगे इसके, तो 2 इंटू 2.4 इज इक्वल टू s। ये आ गया डिस्टेंस मोड, ये आपका क्या आ गया है डिस्टेंस मोड। तो इसको सोल्व करके लिख दीजिए 144, तो ये हो गया 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 4.8 इज इक्वल टू s। तो इसको सोल्व कर दीजिए। ठीक है, सोल्व करने के बाद जो भी आपका रिजल्ट आए उसको लिख दीजिए। वो आंसर किस में आएगा? आपका मीटर में आएगा ना। s इज इक्वल टू जो भी आपका आंसर है उसको लिख देना।
मीटर में आपका आंसर आ जाएगा। ये था न्यूमेरिकल नंबर 4 जो आपका असाइनमेंट दिया था, उसमें न्यूमेरिकल नंबर वो जो 4 था उसका सॉल्यूशन इस तरह से आपको करना था। आइए नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल आपके पास मैंने जो कल असाइनमेंट सेंड किया था उसमें 5th न्यूमेरिकल जो है उसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 5th जो था बिल्कुल सेम है जैसे हमने 4th किया ऐसे ही 5th है। ए कार ट्रेवलिंग एट 9 मीटर पर सेकेंड accelerates and attains a speed of 27 meter per second in 5 seconds. Calculate the acceleration and the distance in 5 seconds. देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए कि एक कार थी जो कि चल के आ रही थी 9 मीटर पर सेकेंड पे, कांस्टेंट स्पीड थी उसकी, क्या 9 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद एक्सेलरेटर को प्रेस किया गया, यानी उसको एक्सेलरेट किया गया, वो आप बोलते हो रेस वाला पेडल वो दबा दिया गया। तो जैसे ही उसको दबाते हैं तो आपका जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज होती है, यानी यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज होती है। क्या होती है? यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज होती है। तो वो लगातार बढ़ती गई और विद इन 5 सेकेंड यानी 5 सेकेंड के अंदर उसने कितनी वेलोसिटी अटेन कर ली? 27 मीटर पर सेकेंड। 5 सेकेंड में उसने इतनी वेलोसिटी अटेन कर ली। तो यहाँ पे सबसे पहला जो काम है वो है कि ये दो वैल्यूज आ गई वेलोसिटी की, एक तो है 9 मीटर पर सेकेंड और एक है 27 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों आपकी इनमें से u कौन है और v कौन है। तो इनिशियली चल के आ रही थी 9 मीटर पर सेकेंड से u इज इक्वल टू 9 मीटर। कभी भी तुक्के नहीं मारने हैं न्यूमेरिकल्स में, ऐसा नहीं है कि एक कम और एक वेलोसिटी ज़्यादा, एक वेलोसिटी कम और एक ज़्यादा, कम वाली को u ले लेते हैं, ज़्यादा वाली को v। कई बच्चे ज़्यादा दिमाग लगा जाते हैं, ऐसा लेने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि रेस यानी एक्सेलरेट ही किया जाए, कई बार ब्रेक भी दबा दिया जाता है। कि एक ऑब्जेक्ट था वो 50 मीटर पर सेकेंड से चल के आ रहा था, ड्राइवर ने ब्रेक सप्लाई किए, 2 सेकेंड में ही उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो अब v आपका कम है और u आपका ज़्यादा है। तो ऐसे तुक्के ना मारें कि u कम वाली वेलोसिटी को u बोल देंगे, ज़्यादा वाली को v नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, इनिशियली क्या था और फाइनली क्या हुआ है, तभी आप सही कर पाओगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो u इज इक्वल टू 9 मीटर पर सेकेंड एंड v, ये तो पता है ना u क्या था? इनिशियल वेलोसिटी। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल कितनी थी? 9 मीटर पर सेकेंड। फाइनल कितनी हुई? 27 मीटर पर सेकेंड। 27 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद देखिए हमें एक्सेलरेशन निकालनी है, s निकालना है, t गिवन है, टाइम कितना है? 5 सेकेंड। ठीक है, तो अब क्या करें? अब वही काम हमें क्या निकालना है? देखिए s तो हम निकाल नहीं सकते क्योंकि s वाले इक्वेशन में 2 वेरिएबल हो जाएंगे। तो क्या निकालोगे? पहले एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या यूज करोगे? v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो यहाँ से मेरे पास a का फॉर्मूला आता है v माइनस यू अपॉन में t, डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ। अगर एक बार आपने न्यूमेरिकल कर लिया तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में अब कोशिश कीजिए कि शॉर्टकट्स को यूज कर सके, यानी पूरा नहीं है वी नो दैट v इज इक्वल टू यू प्लस 80 वगैरह वगैरह लेके लेके आओ। आप डायरेक्ट लिखो वी नो दैट a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में t, डायरेक्ट लिख सकते हो। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे वैल्यूज रख दीजिए। a इज इक्वल टू v कितना है? 27 माइनस u कितना है? 9 अपॉन में टाइम है 5। तो 27 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बच जाएगा? 18 अपॉन में 5।
तो ये आ गया 18/5 को मैं लिख सकता हूँ 5 3 जा 15 3 5 6 जा 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये लो भाई एक्सेलरेशन। उसके बाद मेरे को क्या निकालना है, अब की बार ये इक्वेशन यूज कर देता हूँ, अब की बार ये इक्वेशन यूज कर देता हूँ। इससे पहले वाले मैंने ये किया था, अब की बार ये कर दे, कोई भी कर लो कोई दिक्कत नहीं, दोनों से सेम आएगा रिजल्ट। S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वेयर। तो U कितना है 9, T कितना है, T है आपका 5 प्लस हाफ 80, A मतलब 3.6, T का स्क्वेयर, T का स्क्वेयर, T स्क्वेयर यानी 5 का स्क्वेयर 25। सोल्व कर दीजिए, आंसर आ गया है 45 प्लस ये आ जाएगा 12.5, तो 3.6 इंटू 12.5 सोल्व करके लिख दीजिए, जो आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। तो ये थी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। अब देखिए बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर इन इक्वेशंस में मैं फ्री फॉल वाले मोशन को डिफाइन करना चाहूँ तो उसमें आता है इक्वेशंस ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी या अंडर ग्रेविटी। केवल और केवल ऑब्जेक्ट्स को हम फ्रीली ड्रॉप करें, छोड़ रहे हैं, ऐसे छोड़ रहे हैं, तो उनके ऊपर जो डाउनवर्ड फोर्स है वो है mg, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है g की वजह से। किसकी वजह से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g जिसको हम बोलते हैं, उसकी वजह से ये आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज या डिक्रीज जो भी है वो हो रही है। तो कोई ये कहे कि इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड फॉर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स लिख के दिखाइए, तो कुछ नहीं करना, केवल और केवल इन इक्वेशंस में जहां जहां a है वहां वहां क्या लिखना होता है, g, वहां वहां क्या लिखना होता है, g। तो ये है इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, उनके लिए। अब मेरे को ये बताइए कि मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं इस तरह से, एक तो मार्कर है, इसका वेट मैंने मान लिया 1 kg है, और ये मेरे पास इंक ड्रॉप है, ठीक है, जो इंक पोट जिसको हम बोलते हैं वो है, इसमें मान लिया वजन 50 ग्राम है, इसमें 1 kg यानी 1000 ग्राम, और इसमें है 50 ग्राम। मैंने इन दोनों को एक साथ ड्रॉप कर दिया, एक ही हाइट से दोनों को एक साथ ड्रॉप कर दिया, इसमें वजन ज़्यादा है और इसमें कम है, तो ग्राउंड पे कौन सा ऑब्जेक्ट पहले पहुंचेगा। तो आइए पहले तुक्के नहीं मारने, पहले इन इक्वेशंस को देख लीजिए, क्या इनका मास इन इक्वेशन में आ रहा है, कहीं पे नहीं आ रहा। इट मीन्स इनका नीचे पहुंचने का टाइम इनके मास पे डिपेंड नहीं करता, नहीं करता। तो अब देखिए इस इक्वेशन को तो हटा दीजिए, इसको हटा देते हैं, ये यूज होती है, लेकिन हमें क्या निकालना है, एस जो इक्वेशन है जिसमें एस एच हाइट का यूज होगा, तो एस की जगह पे एच या एस जो भी आप यूज कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं है, एस की जगह एच भी आ जाता है, तो ये इक्वेशन हम यूज करेंगे। तो इन इक्वेशंस में देखिए आपके पास डिस्प्लेसमेंट गिवन, डिस्टेंस ऊपर से नीचे की हाइट की फॉर्म में आपको गिवन मिलेगा, और टाइम निकालना पड़ जाए, ऐसे पूछा जाता है। तो ऐसे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये मास इंडिपेंडेंट हैं, और फिजिक्स में हर टॉपिक के पीछे, हर यूनिट या हर चैप्टर के पीछे कुछ अजम्पशंस होती हैं। अगर कहीं पे अजम्पशन फेल होती हैं, अगर अजम्पशन का मतलब समझते हो ना, अजम्पशन का मतलब कुछ चीज़ें हम मान के चलते हैं, अगर वो चीज़ मान के चल रहे हैं ऐसा नहीं है, देन ऑल द इक्वेशंस आर रॉन्ग। जो भी हमने ड्राइव की, जो भी आर्टिकल हमने किया, वो कहीं पे एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, वो आपका बिल्कुल गलत रहेगा। तो यहाँ पे जो अजम्पशंस रहती हैं वो ये है, देखिए आपने सुना होगा कि जैसे गांव में पूछ लेते हैं कि एक 50 kg आपके पास कॉटन है और एक 50 kg आपके पास लोहे का कोई पत्थर है
या कोई भी पत्थर ही मान लेते हैं, पत्थर जो स्टोन होती है वो नेचुरल फॉर्म में जो मिलता है वो 50 kg का है, दोनों को या किस में वजन ज़्यादा ऐसा बोलते हैं, तो वजन तो दोनों में सेम है। तो ऐसे ही यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि 2 kg कॉटन और 2 kg पत्थर, है ना, तो उसका साइज इतना सा हो गया पत्थर का और 2 kg कॉटन का साइज हो गया बहुत ज़्यादा। उन दोनों को एक साथ ड्रॉप कर लिया जाए तो एक्चुअल में तो थोड़ा बहुत टाइम गैप मिलेगा आपको स्टोन और कॉटन में, लेकिन हम जब ये इक्वेशंस ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे एक अजम्पशन रही है और वो अजम्पशन ये रही है एयर रेजिस्टेंस विल बी जीरो। एयर रेजिस्टेंस को हम हमेशा क्या मान के चलेंगे, जीरो मान के चलेंगे, यानी एयर उसको डिस्टर्ब नहीं करेगी। अदरवाइज देखिए इतना बड़ा ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स ज्यादा लगेगा, छोटा सा ऑब्जेक्ट आएगा उस पर अपवर्ड फोर्स कम लगेगा, तो छोटे वाला जल्दी गिर जाएगा और बड़े वाला देर में। लेकिन ऐसा आंसर हमें फिजिक्स के किसी भी न्यूमेरिकल में, किसी भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में नहीं देना है, हमें केवल यही बताना है कि मास इंडिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन अगर वो हिंट में या आपको ब्रैकेट में कहीं क्वेश्चन में ये लिख के दे अगर हम मान के चले कि एयर रेजिस्टेंस भी वहां पे प्रेजेंट है, तो फिर आपका कॉन्सेप्ट लगेगा साइज वाला। क्या लगेगा, साइज कम और ज्यादा वाला लग जाएगा। किसका साइज बड़ा है वो देर में आएगा, जिसका छोटा है वो जल्दी आएगा। लेकिन अगर उस न्यूमेरिकल में केवल आपसे ये पूछा जाता है कौन सा पहले और कौन सा बाद में गिरेगा, तो ये माइंड में बिल्कुल सेट करके रखें कि वहां पे एयर रेजिस्टेंस जीरो होता है। अगर नहीं बताया तो जीरो है, और बता दिया तो उसके हेल्प से आपको उसको सोल्व करना पड़ेगा, जो कि हम 4th चैप्टर आपका आएगा फ्रिक्शन वर्क एनर्जी पावर उसमें, और 3rd चैप्टर होगा आपका लॉज ऑफ मोशन यूनिट, 3rd यूनिट लॉज ऑफ मोशन, उनमें डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये इफेक्टिव होता है। लेकिन अगर आपका इन इक्वेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है और वो रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन के बारे में कुछ नहीं बताता है, तो ये मास इंडिपेंडेंट होते हैं। क्लियर है? अच्छा ठीक है। नेक्स्ट जो आपका वीडियो रहेगा उसमें हम इन्हीं इक्वेशंस की एक मेथड और बचा है, तीनों इक्वेशन निकालने का। चलिए उसको हम छोड़ते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है नहीं। मेन जो है वो इंटीग्रेशन कैलकुलस मेथड है, वो हमने कर लिया है, सबसे मेन वही होता है। और इसके अच्छे न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स।